तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए MPESB एपटेक के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम में MP जीके पूछी जाती है। आपको पता है सबसे ज़्यादा जीके जीएस में MP जीके पूछते हैं और कम से कम 7 से 8 नंबर की MP जीके आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलती है। तो ये हमने नई सीरीज चालू की है वन शॉट मैराथन। जैसा कि आपको पता है साइंस की वन शॉट मैराथन चालू कर रखी है, इंग्लिश की वन शॉट मैराथन चालू कर रखी है। 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं इंग्लिश में और 1 वीडियो साइंस का बना चुके हैं। अब हम MP जीके के लिए भी वन शॉट मैराथन लेकर के आ गए हैं जिसमें हम एक एक टॉपिक को एक वीडियो में कवर कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों से, क्योंकि MPPSC का एग्जाम लगा हुआ है। साथ ही साथ में MP में भी ग्रुप 5 की जो है वैकेंसी आ चुकी है, मतलब ग्रुप 5 का एडमिट कार्ड आ चुका है और जनजातियों से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हमने सोचा है पहले जो मेन टॉपिक हैं उनको MP जीके में कवर करवा देते हैं जहाँ से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके, सारे प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट भी आप तक पहुंच सकें। ठीक है, और ये सारे टॉपिक हम करवा देंगे, बस आपके सहयोग की आवश्यकता होगी। आपको क्या करना होगा, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और पहली स्लाइड देखते हैं। चलो सबसे पहले अगर हम मध्य प्रदेश की जनजाति विरासत की बात करते हैं तो देखो, कुल अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं कि कुल जनजातियां कितनी हैं, अगर हम काउंटिंग में बात करते हैं तो लगभग 1.53 करोड़ जो आपने लोग निवास करते हैं वो जनजातियों में आते हैं, यानी कि 1.53 करोड़ जनसंख्या जनजाति के अंतर्गत आती है, जो कि राज्य का 21.1% है। तो बहुत अच्छी खासी आबादी जो है वो जनजाति लोग यहाँ पर कवर करते हैं। कुल जनजातियाँ कितनी हैं, तो टोटल जनजातियाँ हैं 47 जनजातियाँ हैं, लेकिन 24 जनजातियाँ प्रमुख हैं जो ज़्यादातर चर्चा में रहती हैं और जिनके मतलब जो सामने आई हैं। ठीक है ना, वैसे पूरी 47 जनजातियाँ हैं। चलो, और कुल उपजातियां कितनी हैं, तो कुल 90 उपजातियां हैं। तो यहां से एक प्रश्न बन सकता है जनजातियों से कि मध्य प्रदेश में कुल जनजातियां कितनी हैं, भाई 47 हैं, प्रमुख कितनी हैं 24 हैं, कुल उपजातियां कितनी हैं तो 90 हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन अपने यहाँ ज़्यादा पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो BGK, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। BGK, बी मतलब पहले नंबर पर भील पाई जाती है जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, उसके बाद में गोंड पाई जाती है दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर कोल पाई जाती है। तो 1 2 3 का नंबर आपको ध्यान रखना। हो सकता है आपसे क्रम में पूछ लें कि मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है, तो आपको गोंड बताना है। अगर वहीं हम भारत की बात करते हैं तो पूरे भारत में जो है वो गोंड जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो पूरे भारत में गोंड और मध्य प्रदेश में भील, ये आपको ध्यान रखना है। चलो NCERT की पॉइंट देखिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या निवास करती है। तो पूरे भारत की अगर हम बात करें तो पूरे भारत में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो है जनजाति जनसंख्या निवास करती है। जनजातियों की अपनी विशिष्ट भाषा होती है, संस्कृति होती है, सामाजिक संगठन यानी कि पंचायत होती है। ठीक है, तो ये लोग अपना जो भी इनका सिस्टम रहता है वो अपने अकॉर्डिंग ही चलाते हैं। तो ये लोग अपनी पंचायत वगैरह की व्यवस्था करके रखते हैं और अपनी जो भी इनकी प्रॉब्लम होती है वो आपस में ही ये लोग निपट लेते हैं। ठीक है ना, तो ये एक बेसिक हो गया जहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है इस वाली स्लाइड से। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए अब हम यहां पर बात कर लेते हैं कि भौगोलिक वितरण यानी कि जनजातीय क्षेत्र मध्य प्रदेश में कहां कहां पर है, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं उत्तर की तरफ अगर हम चलते हैं तो भाई सहरिया क्षेत्र इसको बोला जाता है। और सहरिया में कौन कौन से जिले आ जाते हैं, तो ग्वालियर, गुना, मुरैना, ये जो जिले हैं वो सहरिया के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर सहरिया जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। चारों दिशाओं से कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम पूरब की ओर आते हैं तो पूरब की ओर हम देखेंगे तो गोंड, बैगा और कोरकू क्षेत्र इसको हम कहते हैं। पूर्वी जो क्षेत्र है अपना, दक्षिण पूर्व जो क्षेत्र है, इसको हम गोंड, बैगा और कोरकू क्षेत्र कहते हैं। जो अपना कौन सा जिला हो जाएगा, मंडला, छिंदवाड़ा और बैतूल, इन जगह पर आपको गोंड, बैगा और कोरकू क्षेत्र यानी कि ये जनजातियां आपको देखने को मिलेंगी। अब आपसे प्रश्न कैसे बनेगा, प्रश्न बनेगा इनमें से कौन सा क्षेत्र, कोरकू जनजाति इनमें से कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन दिया रहेगा आपका ग्वालियर, गुना, झाबुआ और एक इसमें देंगे मंडला। तो आपको आंसर जो है वो मंडला लगाना रहेगा। इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हालांकि परेशान नहीं होना है, प्रश्नों की हम अलग से सीरीज चालू करेंगे। जैसे हम टॉपिक वाइज इसको कवर करते चल रहे हैं तो 2-3 वीडियो जैसे ही हो जाएगी MPGK की, वैसे 150 प्रश्नों की एक महामाराथन लेकर के आ जाएंगे जिसमें हम इन तीनों टॉपिक के एक प्रश्न एक साथ में कवर कर लेंगे। सारे प्रश्न जो MPESB ने पूछे हैं यही आपका इंग्लिश के साथ में करेंगे और यही हम साइंस के साथ में भी करने वाले हैं। ठीक है, बस आपके सहयोग की आवश्यकता है, मेन बात वहीं पर आती है। अगर हम दक्षिण की बात करते हैं, साउथ में चले जाएंगे
तो साउथ में एक जगह पड़ती है पातालकोट। पातालकोट में ये भारिया जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। अभी अभी पातालकोट के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं ना, क्योंकि ये पातालकोट से प्रश्न बनता है भाई, घोड़े की नाल जैसी आकृति किसकी है, तो पातालकोट की है, छिंदवाड़ा की है ना। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं, वो आगे कवर करेंगे। चलो अब यहाँ पर जो भील क्षेत्र है, भील क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है, तो अगर हम बात करते हैं पश्चिम की, तो पश्चिम में धनुष, यानी कि पश्चिम में देखो यहाँ पर ट्रिक भी लिखी हुई है, पश्चिम में धनुष, आपको ऐसे याद रखना पश्चिम में धनुष, और धनुष किसका प्रतीक होता है, तो भील लोगों का प्रतीक धनुष होता है। तो पश्चिम में आपको भीली क्षेत्र देखने को मिलेगा, जिसमें कौन कौन से जिले रहेंगे, झाबुआ, अलीराजपुर और धार। ये 3 ऐसे जिले हैं जहां पर भील जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश की चारों दिशाएं आपको ध्यान रखनी है, चारों तरफ की जनजातीय क्षेत्र याद रखने हैं। आपसे पूछेगा उत्तर में कौन सा है, तो सहरिया क्षेत्र है। आपसे पूछेगा पूर्व या फिर दक्षिण पूर्व भी बोल सकते हैं, तो आप कहेंगे गोंड, बैगा और कोरकू क्षेत्र है। आपसे कहेंगे दक्षिण, तो दक्षिण में भारिया क्षेत्र है। आपसे कहेंगे पश्चिम, तो पश्चिम में भीली क्षेत्र है, और इनके जिले भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, देखो पश्चिम में भील है और दक्षिण पूर्व में पर्वत। पर्वत का अर्थ होता है गोंड, जो गोंड जनजाति है इसका प्रतीक चिन्ह पर्वत होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो एनसीईआरटी की पॉइंट देखते हैं। तो जनजाति का मुख्य संकेंद्रण राज्य के दक्षिण, पूर्वी और पश्चिमी सीमांत जिलों में देखने को मिलता है। बीच में इतनी जनजातियां नहीं हैं, ये जनजातियां किनारे किनारे पर ही देखने को मिलती हैं, एकदम बॉर्डर पर ही आपको देखने को मिलेंगी। भौगोलिक पृथक्करण ने इसकी विशिष्ट संस्कृति से संरक्षित रखने में इसकी मदद की है, क्योंकि देखो यहाँ पर माफ कीजिएगा, थोड़ा सा जुकाम टाइप का है ना। तो देखो दो होता क्या है, गेहूं की कटाई वटाई चल रही है, ठीक है ना, तो ऐसे में भूसा वूसा बहुत उड़ता रहता है। और अपन पहले ही बता चुके हैं आपको, हम आम के बाग में बैठ करके बढ़िया प्रकृति के वातावरण में वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत वहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिलहाल हमने आपको बता दिया कहाँ कहाँ पर आपको बाउंड्री पर ये जनजातियाँ देखने को मिलती हैं, तो बाउंड्री आपको ध्यान रखनी है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, जैसा आपको पता अभी एमपी पुलिस का फाइनल रिजल्ट आया है, ठीक है ना। इसके अलावा एमपी एसआई का जो है प्री का रिजल्ट आया था, वहाँ भी आपने देखा था। एमपी एएसआई में भी आपने देखा था कि हमारे सुपर सिलेक्शन नोट से सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले हैं। जो भी एमपी पुलिस में रैंक 2 आई हैं, रचना रामदेव जी, उनका स्क्रीनशॉट आपको हमने दिखाया था प्रीवियस वीडियो में। उन्होंने भी इसी नोट्स से तैयारी किए थे, और उन्होंने तुरंत जैसे उनका रिजल्ट आया तुरंत उन्होंने बताया कि सर हमें जो है सेकंड रैंक लगी है, और बहुत सारे लोग इससे सिलेक्शन लिए हैं। अभी आप शॉर्ट्स वीडियो जाकर के देखेंगे तो आप सबको देखने को मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल हमने जो आपका एमपी डिप्टी जेलर, जेल प्रहरी और वन रक्षक के लिए बेहतरीन सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं, जिसमें आपको जितने सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, जीके हो गया, एमपी जीके हो गया, इन सब के, इंग्लिश हो गया, इन सब के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मिलेंगे, यानी कि थ्योरी नोट्स मिलेंगे, इनका प्रैक्टिस सेट मिलेगा, इनका मॉक टेस्ट मिलेगा। ये सब कुछ आपको मात्र 189 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा, और 189 रुपये पे करके आप ये सारी नोट्स, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है शुक्ला सर के रिवीजन नोट्स। तो सुपर रिवीजन नोट्स आपको एग्जाम के 15-20 दिन पहले दिए जाते हैं, जिसमें एक ही, मान लीजिए आप मुगल काल पढ़ना चाह रहे हैं, तो एक ही पेज में पूरा मुगल काल लिखा रहेगा, तो ये रिवीजन में बहुत मदद करते हैं। इवन आप अगर एग्जाम सेंटर के बाहर भी खड़े हैं तो भी आप जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं ना। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 189 में। कैसे प्राप्त करना है, छोटी सी प्रक्रिया, ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका आपको स्क्रीनशॉट खींच लेना है। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है, और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, इसी नंबर से तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आगे के सारे नोट्स, सारे रिवीजन नोट्स, सारे मॉक टेस्ट, अन्य जो भी पीडीएफ होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। अभी एमपी पुलिस का जो हमने नोट्स ग्रुप बनाया था, 95% ऐसे स्टूडेंट से जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, यानी कि जो रिटन एग्जाम है वो बहुत आसानी से क्लियर हो गया था। तो इसी तरह से इस वाले ग्रुप में भी ऐसा ही होने वाला है। लगभग अभी तक जो है मान के चलिए 500-550 के आसपास लोग उसमें जुड़ चुके हैं। तो आप भी 189 का पेमेंट करके नोट्स लेकर के उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और फाइनल सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। प्रमुख जनजातियां, अब प्रमुख जनजाति कौन कौन सी हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है, तो वही 2 जनजातियां हैं, भील और गोंड, क्योंकि अपने मध्य प्रदेश में भील सर्वाधिक पाई जाती है और पूरे भारत में गोंड सर्वाधिक पाई जाती है। तो इनमें कुछ डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस हम देख लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो जनजाति वाले प्रश्न होते हैं वो भील और गोंड से ही पूछे जाते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाते हैं, बाकी बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा बनते हैं। तो चलो देख लेते हैं। अगर हम भील की बात करते हैं तो भील का अर्थ होता है कमान, ठीक है। स्वयं को वाल्मीकि या एकलव्य का वंशज बताते हैं भील लोग, ठीक है। इसलिए इनका जो प्रतीक है वो क्या है, तीर और कमान है। एकलव्य की कथा आप लोगों ने सुन रखी है, अभी कथा बताने का समय तो है नहीं, ठीक है ना। तो ये जो है भील लोग स्वयं को एकलव्य का वंशज मानते हैं। उपजातियां कौन कौन सी है, तो भील के अंदर भिलाला हो गया, बारेला हो गया, पटलिया हो गया, ये जो है भील के अंतर्गत इनकी उपजातियां होती हैं। अब इनका सबसे ज्यादा फेमस क्या होता है, तो पिथौरा चित्रकला जो है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है एमपीएसबी के द्वारा।
पिथौरा चित्रकला कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो ये आपकी भील जनजाति से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। चलो अब गोंड की बात कर लेते हैं। देखो, तो गोंड की उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं? तो तेलुगु शब्द कोंड, और कोंड का अर्थ होता है पर्वत। अगर तेलुगु में हम कोंड कहते हैं तो उसका हिंदी में अर्थ होता है पर्वत। तो जो गोंड जनजाति है इसकी उत्पत्ति कोंड शब्द यानी कि पर्वत से मानी जाती है, इसलिए इनका प्रतीक चिन्ह पर्वत होता है। इनकी उपजातियां कौन कौन सी हैं? तो अगरिया हो गया, ओझा हो गया, प्रधान हो गया, ये इनकी उपजातियां हैं किसकी? गोंड की। ठीक है। पर्व कौन सा होता है? तो यहाँ पर पिथौरा चित्रकला सबसे ज्यादा फेमस है। इनका पर्व फेमस है। पर्व कौन सा है? तो मड़ई और छेड़ता। ये दोनों पर्व अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए थे। ठीक है। तो मड़ई और छेड़ता ये दोनों पर्व किसके हैं? ये गोंड जनजाति के पर्व होते हैं। ठीक है। तो भील धनुष और गोंड पर्वत याद रखना है। चलो एनसीईआरटी की पॉइंट देखिए। तो भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और गोंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ध्यान रखना है आपको। दोनों जनजातियों का हिंदू देवी विवाहों के हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ अपने प्राकृतिक देवताओं पर भी दृढ़ विश्वास रहता है। इनके प्राकृतिक देवता भी होते हैं, वो सब अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। कौन कौन सी विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं उनको भी देख लेते हैं। देखो, जो भील और बैगा है, जो आपका भील है और जो गोंड है, तो ये क्या है? विकसित जनजातियां हैं। ये लगभग मान के चलिए कि जो अपने वर्तमान परिदृश्य है इनके साथ में घुल मिल गई हैं। लेकिन कुछ विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो नंबर 1 पर है बैगा। अब ये बैगा कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका स्थान देख लीजिए। मंडला और बालाघाट में बैगा जनजाति पाई जाती है। देवता कौन है इनके? बूढ़ा देव। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, भाई बूढ़ा देव और दूल्हा देव ये किसके देवता है? कौन सी जनजाति के देवता हैं? तो ये बैगा जनजाति के देवता हैं। बालाघाट मंडला में पाई जाती है। साल वृक्ष में इनके जो देवता है वो साल वृक्ष में निवास करते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। भोजन परंपरा क्या है? तो ये बासी भोजन ज्यादा करते हैं, तो ध्यान रखना इनकी परंपरा क्या है? बासी भोजन करते हैं बैगा जनजाति के लोग। चलिए अब हम सहरिया की बात करते हैं। तो सहरिया के स्थान कहाँ पर है? तो ग्वालियर संभाग के आसपास जो एरिया होता है, ग्वालियर हो गया, गुना हो गया, तो यहाँ पर आपको सहरिया जनजाति ज़्यादातर देखने को मिलती है। बसाहट इनकी रहने के स्थान को हम क्या कहते हैं? इनके रहने के स्थान को हम सहराना कहते हैं। और जड़ी बूटियों की विशेष पहचान होती है। जो सहरिया जनजाति होती है इनको जड़ी बूटियों की विशेष पहचान होती है, और इनके मुखिया को पटेल कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो सहरिया बेसिकली ये लोग वैद्य होते हैं, यानी कि ये लोग जो है प्राकृतिक रूप से किसी भी रोग का इलाज कर सकते हैं। जड़ी बूटी के इनका जो है बहुत नॉलेज होता है। और बैगा जो है, तो बैगा साल वृक्ष, ध्यान रखना, बैगा के जो देवता होते हैं उस साल वृक्ष में निवास करते हैं। ऐसा कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए एनसीईआरटी की पॉइंट देखते हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा इन्हें अत्यंत पिछड़ी स्थिति के कारण विशेष पिछड़ी जनजाति यानी कि पीवीटीजी में घोषित किया गया है। इनका जीवन पूर्णतः वनों और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। भाई सहरिया वाले जितने भी हैं वो क्या करेंगे? जड़ी बूटियों को खोज कर खिलाएंगे, उनसे दवाएं बनाएंगे, और उन्हीं दवाओं को बेच करके जो है अपना रहन सहन ये लोग संभालते हैं। ठीक है। तो इसलिए इनको विशेष पिछड़ी जनजातियों में काउंट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन सी विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं? तो इसमें और देख लीजिए। एक है भारिया। भारिया अभी हमने आपसे बात किया था भारिया। ये भारिया लोग जो है पातालकोट यानी छिंदवाड़ा में रहते हैं। अब ये पातालकोट जो है ना वो इस तरह की घाटी में बसा हुआ है। यहाँ से ऊंची ऊंची घाटियां हैं, यहाँ भी ऊंची ऊंची घाटियां हैं, और इन घाटियों के बीच में ये पातालकोट बसा हुआ है, जो ऊपर से देखने पर घोड़े के नाल के जैसे दिखाई देता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं भारिया। तो इनका भौगोलिक अलगाव है। भौगोलिक अलगाव आपको दिखाई दे रहा है, ये इतने अंदर जाकर के रह रहे हैं, तो ये इनका जो अलगाव है, इनका जो भौगोलिक अलगाव है वो आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। ठीक है। और ये ऐतिहासिक रूप से झूम कृषि करते हैं। झूम कृषि जानते हैं ना? अगर जंगल कहीं पर है तो जंगलों को काट करके जो कृषि की जाती है उसको झूम कृषि कहते हैं। और क्योंकि ये पूरे जंगली इलाकों में रहते हैं, बड़ी बड़ी घाटियों में रहते हैं, इसलिए ये झूम कृषि के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। चलो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो चर्चा का विषय बनती हैं, वो देख लीजिए। सबसे पहले है श्रद्धा की प्रार्थना, फिर है रावण की प्रार्थना, फिर महादेव द्वारा कोरकू की उत्पत्ति। ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि रावण की प्रार्थना कौन सी जनजाति में प्रसिद्ध है? तो वो है कोरकू जनजाति में। ठीक है। श्रद्धा की प्रार्थना वो भी कोरकू जनजाति में है, और महादेव द्वारा कोरकू जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है, अर्थात भगवान शिव के द्वारा। ठीक है। चलो इसका अर्थ क्या होता है? तो कोरकू का अर्थ होता है किनारा, यानी नर्मदा और ताप्ती के किनारे वाले जो एरिया होते हैं वहां पर ये लोग रहते हैं। इनका नृत्य बहुत फेमस है। तो कोरकू जनजाति का नृत्य है खम्ब स्वांग। ये प्रश्न अभी पूछा गया था एमपी पुलिस कांस्टेबल में भी, और एमपी एसआई में रिपीट हुआ था। तो खम्ब स्वांग किसका नृत्य है? कोरकू जनजाति का नृत्य है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है। इसके अलावा बंडोया, रूमा, मवासी, ये भी जो नृत्य हैं वो भी इनके फेमस है। तो बंडोया, रूमा, मवासी ये भी कोरकू जनजाति से संबंधित है। ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है। पाताल के भारिया है ना, क्योंकि इनका घर भैया पाताल में जाकर के लोग निवास करते हैं।
तो ये आपका पातालकोट में कौन सी जनजाति निवास करती है छिंदवाड़ा में, प्रश्न बनेगा तो आप बताएंगे पातालकोट में भारिया जनजाति निवास करती है। आगे बढ़ लेते हैं, चलो एनसीईआरटी की पॉइंट देखते हैं। देखो आवाज़ एकदम क्लियर आ रही होगी ना, क्या अपन ने कंडेंसर माइक मंगवा लिया, ठीक है ना। आवाज़ को लेकर के बहुत समस्या आ रही थी, हमने कहा आवाज़ को अपन ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो माइक मंगवा लिया है, आवाज़ एकदम क्लियर आपको आ रही होगी। एक बार क्लिक आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आवाज़ क्लियर आ रही कि नहीं, है ना, तो ये थोड़ा हमको एक आइडिया पड़ जाएगा, हाँ सब कुछ ठीक ठाक है। चलो, पातालकोट के भारिया भौगोलिक अलगाव के कारण आज भी अपनी आदिम संस्कृति को संरक्षित रखे हो, क्योंकि ये इतने अंदर रहते हैं तो यहाँ पर लोग जा नहीं पाते हैं ना, प्रशासन भी यहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। इस वजह से क्या होता है, ये अपनी जो आदिम संस्कृति है यानी कि जो पुरानी संस्कृति है उसको आज भी संरक्षित करके रखे हुए हैं, आज भी उसको बचा पाए हैं, क्योंकि ये जो है अंदर जा करके रहते हैं, बहुत गहराइयों में रहते हैं। कोरकू जनजाति दक्षिण मध्य प्रदेश में निवास करती है, इनकी उपबोली मवासी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपके पातालकोट, ये भी आपका दक्षिण में भी दिखाया था आपको, ने मैप में भी दिखाया था, है ना। तो भारिया जनजाति ये आपकी दक्षिण में रहती है पातालकोट में। इसके अलावा जो कोरकू जनजाति है वो भी दक्षिण में ही रहती है, और जो इनकी उपबोली है वो उपबोली कौन सी है, मवासी, मवासी इनकी उपबोली है, ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अन्य कुछ प्रमुख जनजातियां हैं वो भी हम देख लेते हैं, कौन कौन सी, जैसे कोरवा हो गया, कमार हो गया, कोल जनजाति। सबसे पहले बात करेंगे कोरवा की, जो प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो देखो कोरवा की जो पंचायत होती है हम उसको मैयारी कहते हैं। ये प्रश्न अभी बना हुआ था आपके एमपीएसआई में कि कोरवा की पंचायत को क्या कहते हैं, तो कोरवा की पंचायत को मैयारी कहते हैं। देखो कोरवा की उत्पत्ति की बात करते हैं तो छोटा नागपुर के पठार से इनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। पहाड़ी लोग हैं ये, पंचायत इनकी कौन सी, मैयारी है, और डीह उपवर्ग के अंतर्गत आते हैं। प्रमुख क्या है, तो इनका प्रमुख कौन होता है, तो इनका प्रमुख होता है मुखिया। ये जो बीच में बैठा हुआ है ना भैया, यही इनका मुखिया होता है, यही इनका प्रमुख होता है, और इस पूरी पंचायत को मैयारी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कमार। कमार जनजाति की बात करें तो ये आपके रायपुर और गरियाबंद नामक स्थान पर रहती हैं। बांस शिल्प यानी टोकरी चटाई आदि को बनाती हैं, आदमी ये लोग पारंगत होते हैं, और ये अत्यंत गरीब होते हैं, क्योंकि देखो आजकल इन चीज़ों को बहुत कम लोग खरीदते हैं ना, और इन लोगों का पूरा जो जीवन यापन है वो इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, बांस शिल्प पर यानी टोकरी चटाई वगैरह बनाने में। इस वजह से ये जो जनजाति है वो अत्यंत गरीब जनजाति के अंतर्गत आती है। उसके बाद है कोल जनजाति। तो कोल जनजाति रीवा और जबलपुर में पाई जाती है, इनकी 22 उपशाखाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो रीवा और जबलपुर में कोल जनजाति पाई जाती है। एनसीईआरटी की पॉइंट देखिए, कोरबा जनजाति में शिकार से जुड़े विशिष्ट अंधविश्वास और टोने टोटके प्रचलित है। तो ये लोग क्या है, शिकार वगैरह करते हैं, टोने टोटके भी करते हैं। कौन सी जनजाति, कोरबा जनजाति। कमार जनजाति बांस शिल्प के सहारे अपना जीवन यापन करती है, तो ये प्रश्न बनेगा बांस शिल्प के लिए कौन फेमस होता है, तो कमार जनजाति वो बांस शिल्प के लिए फेमस है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक उत्सव है भगोरिया, ये बहुत फेमस उत्सव है। यहाँ से प्रश्न ये मान के चलिए कि हर शिफ्ट में आपको जो है यहाँ से भगोरिया से प्रश्न देखने को मिल जाएगा, कुछ ना कुछ आपसे पूछ लेंगे। पहली बात, भगोरिया जो उत्सव किससे संबंधित है, तो ये फसल कटाई से संबंधित है भगोरिया उत्सव, ठीक है। यहाँ पर और क्या क्या होता है, तो डांडा स्थापना होती है, होली से 7 दिन पूर्व डांडा स्थापना होती है, ठीक है। और ये भगोरिया नृत्य की ही सारी घटनाएं हैं, ये सारी की सारी, ठीक है। चलो अब इस दौरान क्या होता है, इस दौरान रिश्ते नहीं जोड़े जाते हैं, ठीक है। मतलब कि जब डांडा स्थापना हो गई तो इस दौरान आप नए रिश्ते नहीं जोड़ सकते हैं। इसके अलावा हाट बाजार होता है, यहाँ पर नृत्य ढोल और आभूषण वगैरह मिलते हैं, नृत्य वगैरह होता है, हाट बाजार का निर्माण किया जाता है भगोरिया उत्सव में। इसके अलावा अंतिम जो होता है वो होता है होलिका दहन, ठीक है। तो होलिका के 7 दिन पूर्व जो है वो डांडा स्थापना हो जाती है, और 7 दिन तक जो है ये लगातार कार्यक्रम वगैरह चलता रहता है, और अंत जो होता है वो होलिका दहन पर होता है, ठीक है। तो भगोरिया का अर्थ क्या है, भगोरिया भील और भिलाला यानी झाबुआ अलीराजपुर में ये लोग रहते हैं। ये ध्यान रखना है, जो भगोरिया उत्सव है वो किसका उत्सव है, भील का और भिलाला जनजाति। देखो भील जाति है, और इसकी जो जनजाति भिलाला है यानी उपजाति जो है भिलाला है, तो भील और भिलाला के द्वारा ये भगोरिया उत्सव मनाया जाता है। ये भी आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, जब हम एनालिसिस करवा रहे थे एग्जाम का, तो हमने आपको बताया था, ठीक है। अब देखो एक बहुत फेमस बात कही जाती है कि ये भगोरिया जो उत्सव है ना, इसमें भागकर विवाह बनाने, मतलब कि अपने पसंदीदा जो भी मित्री होती है या मित्र होते हैं उनको भगा करके आप लोग शादी कर सकते हैं इस उत्सव में। तो ये एक कह सकते हैं अफवाह है, ऐसा सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो मेल मिलाप और उल्लास का ये पर्व होता है, ना कि अपने मनपसंद मित्र या मित्री से शादी करने का, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये केवल एक कोरी अफवाह है, लेकिन प्रश्न यहाँ पर बनेगा, अगर पूछा जाएगा तो भाई तो फिर आपको भगोरिया ही लगाना पड़ेगा, अगर आपके ऑप्शन में दिया रहेगा तो, ठीक है। लेकिन रियलिटी अगर हम कहें तो रियलिटी ये कोरी कोरी अफवाह है, सच्चाई नहीं है। चलो नहीं तो तुम पहुंच जाओ, ठीक है ना, भील वाले क्षेत्र में अपनी मित्री को लिवा करके कि भगोरिया उत्सव हो रहा है, चलेंगे शादी कर लेंगे, तो ऐसा वहाँ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। वो केवल अफवाह है, पता चला फिर वहाँ पे पिट रहे हो तुम, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसा कहीं मत करना। चलो की पॉइंट एनसीईआरटी देखते हैं। या मुख्य रूप से कृषि और वसंत ऋतु जो है उसका ये उल्लास पर्व है, कौन सा, भगोरिया।
भगोरिया में मनपसंद साथी के साथ भागकर विवाह करने की मान्यता केवल एक भ्रांति है, यह सच्चाई नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान इतना रखना है, जो भगोरिया उत्सव है वो भील और भिलाला जनजाति से संबंधित है। चलो आगे बढ़ो। अब होता है मड़ई और काकसार पर्व। ये दो पर्व हैं, ये भी पूछे जाते हैं। मड़ई सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो मड़ई में क्या है, मड़ई में ये स्थान जो कहाँ पर मड़ई मनाया जाता है तो ये डिंडोरी में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, तो देव उठनी एकादशी के टाइम पर इसको मनाया जाता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, तो ग्राम देवता की पूजा की जाती है मड़ई उत्सव में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है काकसार पर्व। काकसार पर्व कौन सी जनजाति मनाती है, तो अबूझ माड़िया जो जनजाति है वो काकसार पर्व मनाती है। उद्देश्य क्या है, तो युवाओं द्वारा श्रेष्ठ जीवन साथी का चुनाव। यहां पर कर सकते हो जीवन साथी का चुनाव, ठीक है ना, कौन से पर्व में, काकसार पर्व में, लेकिन भगाने वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, आप यहां पर युवाओं के द्वारा श्रेष्ठ जीवन साथी का चुनाव किया जाता है। विशेष क्या है, तो फसल आने के बाद में एकांत में यह जो है नृत्य किया जाता है, काकसार पर्व हो गया। ठीक है, तो मड़ई जो है वो डिंडोरी मनाया जाता है, ग्राम देवता को समर्पित है। चलो एनसीईआरटी की पॉइंट देखिए। मड़ई सामाजिक एकता, सौहार्द और फसल आने की प्रसन्नता का प्रतीक है। काकसार पर्व युवाओं को अपनी श्रेष्ठ जीवन साथी चुनने का अवसर प्रदान करता है। तो अगर ऑप्शन में आपको भगोरिया और काकसार पर्व दिया है तो आप लोग काकसार पर्व ही लगाना, ठीक है ना, शादी वाले सिस्टम में। ठीक है, तो मड़ई ध्यान रखना, मड़ई में क्या होता है, बांस का एक डंडा होता है, ऊपर मोरपंख लगा रहता है और लाल पताका रहती है, तो ये इसका प्रतीक माना जाता है। इस तरह के जो है झंडे को लेकर के ये मड़ई पर्व मनाया जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले कहाँ कहाँ पर कौन कौन से लगते हैं जो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मेला हो गया, स्थान हो गया, समय और अवसर हो गया और विशेषता हो गई। चलिए सबसे पहले सिंगस्त की बात करते हैं। तो सिंगस्त कहाँ पर लगता है, ये उज्जैन में लगता है। ठीक है, प्रत्येक 12 वर्ष में इसको लगना होता है और अभी 2028 में सिंगस्त लगने वाला है। इसीलिए तुम्हारे सामने ये विभिन्न प्रकार की भर्तियां देखने को मिल रही हैं, जैसे होमगार्ड की भर्ती आने वाली है। इसके अलावा एमपी पुलिस 7500 पदों पर फिर से भर्ती होने वाली है। तो ये इसी का इफेक्ट है, किसका, सिंगस्त कुंभ का। ठीक है, तो ये कुंभ मेला माना जाता है, उज्जैन में होता है, क्षिप्रा नदी के किनारे। चलो अब उज्जैन का एक बहुत ही फेमस मंदिर है, वो किसका मंदिर है, कौन से देवता को समर्पित है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर देंगे, इतना तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में रामलीला है, ये बहुत पूछा जाता है रामलीला मेला। ध्यान रखना ये भांडेर ग्वालियर में मनाया जाता है। आप कुछ लोग कहेंगे सर भांडेर तो भिंड में है। देखो भैया भांडेर जो है वो मतलब कि जो ईएसबी मानता है, ईएसबी ग्वालियर ही मानता है, तो तुमको ग्वालियर ही लगाना है, भिंड मत लगा देना। वैसे आपको ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा, नहीं तो ये प्रश्न ही रद्द कर दिया जाएगा, है ना। तो आपको भांडेर ग्वालियर ही लगाना है, क्योंकि 3 आंसर की हमने देखी है, तीनों में भांडेर को ग्वालियर में ही माना गया है। ठीक है मेरे भाई, चलो जनवरी फरवरी में ये आयोजित किया जाता है और 100 वर्ष से अधिक पुराना ये मेला है। उसके बाद है नागाजी का मेला। नागाजी का मेला पोरसा नामक जो है सिटी है मुरैना जिले में, वहाँ पर ये 1 माह तक मेला लगता है। नागाजी का तालाब है, हम तो गए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, नागाजी का तालाब है, इसी तालाब के चारों तरफ जो है दुकानें वगैरह लगती हैं और तालाब में भव फव्वारा वगैरह चलता रहता है। बढ़िया देखने में लगता है ये जो मेला है, 1 महीने तक ही चलता है। पालतू जानवरों का और व्यापार का मेला पहले हुआ करता था, अब यहाँ पर हर प्रकार की दुकानें होती हैं और पालतू जानवरों का व्यापार अब यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, पहले होता था। उसके बाद है जागेश्वरी देवी का मेला, ये चंदेरी में है और राजा का कोड इसमें ठीक हुआ था। ये बहुत स्पेशल बात है, ये पूछा जाता है कि राजा का कोड कौन से जो है देवी के द्वारा ठीक हुआ था, जहाँ पर उनके नाम पर मेला भी लगता है। तो चंदेरी में जोगेश्वरी देवी के आशीर्वाद से राजा का कोड ठीक हुआ था और वहीं पर जोगेश्वरी देवी का मेला भी लगता है। उसके बाद है हीरा भूमिया का मेला, ये ग्वालियर क्षेत्र में लगता है, अगस्त और सितंबर में लगता है। बांझपन दूर करने का यहाँ पर आशीर्वाद दिया जाता है। हालांकि मेले को हम अलग से भी कवर करेंगे, है ना, क्योंकि मेले से प्रश्न बनते हैं, ये एक आपको ब्रीफ दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद तेजा जी का मेला है जो भामावाड़ गुना में लगता है। सर्पदंश निवारण शक्ति, यानी अगर सांप काट लेता है तो तेजा जी के मेले में जाकर के आप लोग जो है इसका उपचार करवा सकते हैं और सर्पदंश निवारण से मुक्ति होती है। ये भी प्रश्न अभी पूछा गया था। ठीक है, तो नागाजी का मेला उज्जैन मतलब मुरैना में लगता है और उज्जैन में सर्वाधिक मेले लगते हैं, 227 मेले उज्जैन में लगते हैं। सबसे कम कहाँ पर लगते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताना है। ये सबसे कम मेले मध्य प्रदेश में कहाँ पर लगते हैं, सर्वाधिक मेले उज्जैन में लगते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में लगभग 1400 स्थानों पर मेले लगते हैं, मार्च और मई में सर्वाधिक लगते हैं। ऐसा क्यों है, यही प्रश्न घुमा करके पूछा था अभी पुलिस कांस्टेबल में कि भैया मार्च और मई के महीने में मेले सर्वाधिक क्यों लगते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया था, उसमें उसका सही आंसर क्या था पता है, सही आंसर था कि इस टाइम पर किसान लोग फ्री होते हैं। ठीक है ना, मार्च अप्रैल में गेहूं की फसल कट जाती है। ठीक है, तो ये जो 2-3 महीने होते हैं इसमें किसान लोग फ्री रहते हैं, तो इस दौरान मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये एक की फैक्ट है जिसकी वजह से मेले का आयोजन मार्च और मई में करते हैं। ये प्रश्न अभी पूछा गया था एमपी पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, शायद एसआई में भी आया था, ऐसा मुझे कुछ ध्यान आ रहा है, एनालिसिस कराते वक्त ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है।
तो चलो इसका आंसर भी आपको मिल गया। होशंगाबाद में सबसे कम यानी कि 13 मेले जो हैं वो होशंगाबाद में लगते हैं और सबसे अधिक 227 मेले उज्जैन जिले में लगते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब कुछ जनजातीय हस्तशिल्प देख लेते हैं जो फेमस है। तो पहले काष्ठ शिल्प, ये वुडन शिल्प जो है वो कौन करता है? तो ये पातालकोट की जो मंडला वाला जो एरिया है, तो जो पातालकोट के भारिया जनजाति है उसके द्वारा जो है ये काष्ठ शिल्प यानी कि वुडन शिल्प की जाती है। क्यों? अभी बताया था, ये लोग एकदम गहराई में रहते हैं, यहाँ पर जंगल बहुत अच्छे खासे मात्रा में जंगल रहते हैं, तो काठ की चीजें वहां पर मिल जाती हैं, जिसकी वजह से ये काष्ठ शिल्प किसका फेमस है? पातालकोट की भारिया जनजाति का। उसके बाद में पातालकोट में जो जनजाति रहती है पातालकोट में, उनका फेमस है, ठीक है। और मंडला में जो जनजातियां रहती हैं, इन दोनों का फेमस है काष्ठ शिल्प। उसके बाद में धातु शिल्प यानी मेटल शिल्प की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन करता है? तो ये बैतूल के भरेवा कारीगर जो हैं वो धातु शिल्प के लिए फेमस है। ध्यान रखना, बैतूल जिले के भरेवा कारीगर धातु शिल्प के लिए फेमस है। उसके बाद पाषाण शिल्प यानी कि पत्थर का शिल्प, ये कौन किसका फेमस है? तो मंदसौर और रतलाम में ये पाषाण शिल्प फेमस है, स्टोन शिल्प, ठीक है। उसके बाद में बांस शिल्प यानी कि बंबू शिल्प कहाँ का फेमस है? तो मंडला और झाबुआ का बंबू शिल्प फेमस है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। भरेवा बैतूल की धातु, ऐसा ध्यान रखना कि धातु की जो आपका शिल्प होता है वो भरेवा जनजाति के द्वारा होता है जो कि बैतूल में निवास करते हैं। एनसीईआरटी की पॉइंट देखिए, हस्तशिल्प आदिवासियों के लिए केवल कला नहीं है बल्कि उनकी आजीविका का प्रमुख साधन है। भाई उन लोगों को और कुछ तो आता नहीं है, ठीक है, वो हस्तशिल्प ही कर सकते हैं, है ना। काष्ठ शिल्प कर सकते हैं, धातु शिल्प कर सकते हैं, मूर्तियां बना सकते हैं, टोकरियां बना सकते हैं, उसी को बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यह पाषाण युग से चली आ रही समृद्ध तकनीकी और कलात्मक विरासत है जो जनजातियों को स्पेशल रूप से प्राप्त हुई है, क्योंकि ये लोग जो है वो जंगल में ही निवास करते हैं। जैसे कि सहरिया जनजाति होगी, सहरिया जनजाति को बहुत ज्ञान होता है जड़ी बूटियों का, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है स्पेशल बनाती हैं जनजातियों को, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कुछ चुनौतियां रहती है भाई अगर हस्तशिल्प है और आर्थिक वास्तविकता। हस्तशिल्प का मतलब है कि अगर मतलब बांस की टोकरी है तो आजकल कोई खरीदता नहीं है, तो उनके सामने बहुत चुनौतियां आ रही हैं। सरकार ने उसके लिए समाधान भी दिए हैं। क्या चुनौतियां हैं, क्या समाधान है, वो भी देख लेते हैं। देखो पहली बात, वन विनाश हो रहा है, क्योंकि अब वन बहुत कम बचा हुआ है। भाई पातालकोट में जो निवास कर रहे हैं वो जंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं और जंगल अब बहुत कम होते जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है, कच्चे माल की कमी हो रही है। अब शहरिया जनजाति अपना जड़ी बूटी खोजने कहाँ जाती है? जंगल जाती है। अब जंगल है ही नहीं तो जड़ी बूटी कहाँ से मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो कच्चे माल की इनको कमी हो रही है। दूसरी बात है, जो प्लास्टिक से इनकी प्रतिस्पर्धा हो गई है। भाई अब लोग जो है वो बांस की टोकरियां नहीं खरीदते हैं, बनी बनाई प्लास्टिक की टोकरी खरीदते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है, तो वो भी प्लास्टिक से इनकी प्रतिस्पर्धा हो गई है। दूसरी बात है, बिचौलिए इसमें शोषण कर रहे हैं। भाई जो ये लोग सामान लेकर के आते हैं किसी न किसी के माध्यम से बेचेंगे, क्योंकि इनको इतनी जानकारी है नहीं बाजार की, इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो जो बिचौलिए होते हैं वो इनका शोषण करते हैं। दूसरी बात है, इनको प्रशिक्षण की कमी है। भाई सामान को कैसे बेचना है, कहाँ बेचना है, कितने दाम पर बेचना है, तो ये इनकी चुनौतियां हैं। समाधान सरकार ने क्या किए हैं? सरकार इसके लिए इनको वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराती है, ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मेले आयोजित किए जाते हैं कि तुम अपनी चीज़ों को यहाँ पर ला करके बेचो, और शिल्प वाले जो चीज़ें होती हैं वो लोग खरीदते हैं क्योंकि एकदम ताज़ी मिलती हैं। शहद वगैरह बहुत अच्छा इनका होता है, एकदम शुद्ध होता है, ठीक है। नई तकनीकी का प्रयोग इनको सिखाया जा रहा है। मध्यस्थों का उन्मूलन किया जा रहा है, जो बिचौलिए थे बिचौलिए वाला सिस्टम खत्म किया जा रहा है। तुम डायरेक्ट बाजार में आओ, क्योंकि तुमको हम प्रशिक्षण देंगे जिससे कि तुमको ये पता चल सके कैसे चीज़ों को बेचना है। तो प्रशिक्षण वगैरह की सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। मध्यस्थों का जो है यहाँ पर उन्मूलन किया जा रहा है, ठीक है। चलो कहाँ पर थे? हाँ ये हो गया आपका, ये और देख लो। देखो जनजाति हस्तशिल्प दो, भील जनजाति के द्वारा पिथौरा चित्रकला बहुत पूछी जाती है। ये पिथौरा चित्रकला बहुत फेमस है ना। इसमें होता क्या है, तो नई फसल की कटाई के से लेकर के ये पिथौरा चित्रकला संबंधित है कि नई फसल की जब कटाई होती है उससे संबंधित है। इसमें होता क्या है, गोबर से दीवार पर जो है लेपन किया जाता है, ठीक है। आकर्षक रंग चित्र और प्राकृतिक घोड़े वगैरह गोबर से बनाए जाते हैं दीवार पर। बाबा पिथौरा की पूजा की जाती है, रात्रि जागरण भी यहाँ पर किया जाता है। अगला है छिपा शिल्प। छिपा शिल्प कहाँ पर फेमस है? तो ये उज्जैन के भैरवगढ़ में फेमस है। यहाँ पर क्या होता है, हाथ से ठप्पे छपाई होती है, ठीक है ना। हाथ के द्वारा ठप्पे से छपाई होती है। तो ये छिपा शिल्प कहाँ का है? उज्जैन का। ये अभी एमपीएसआई में पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो पिथौरा केवल एक चित्रकला नहीं बल्कि इष्ट देव के प्रति आभार व्यक्त करने का एक पवित्र अनुष्ठान भी है। इसमें जन्म से लेकर के मृत्यु, कृषि, आखेट, सारी मन भावना जो होती हैं वो सारी चीजें दीवारों पर उकेरी जाती हैं इस तरह से। तो ये भील जनजाति की पिथौरा चित्रकला होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने आपको बता ही दिया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं संश्लेषण। देख लीजिए क्या पूरी चीज़ों का संश्लेषण निकल कर के आ रहा है।
तो इसके लिए मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय की स्थापना की गई है। भाई जनजातियों को अगर विकसित करना है, उनको कोई चीज़ें प्रोवाइड करानी है, तो यहाँ पर उसके लिए एक जनजाति संग्रहालय बनाया गया है। उनके द्वारा बनाई गई टोकरी को संग्रहालय में रखिए, बताइए भाई देखो इस तरह की टोकरी बहुत बेहतरीन बनती है, तो इस पर लोगों की निगाह जाएगी, लोग इसको खरीदना चाहेंगे, तो फिर वो जो टोकरी बनाने वाली कंपनी का था, जो जनजाति है, उनसे संपर्क किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक संग्रहालय की स्थापना की गई है। लोकार्पण किसने किया था? तो तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था, एमपी ट्राइबल म्यूजियम का। ठीक है, कौन कौन सी जनजाति की चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी? तो गोंड, भील, कोरकू, बैगा, कोल, भारिया, सहरिया, इनकी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी ट्राइबल म्यूजियम में। ठीक है, तो ये है कहाँ पर? तो जनजाति संग्रहालय श्यामला हिल्स भोपाल में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना, ये प्रश्न भी पूछा गया है। ठीक है, यह संग्रहालय जनजाति समूहों की कला, संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाजों का सजीव दर्शन करवाता है। यह आदिवासियों की मान्यता और कला के प्रति समाज को जागरूक करने का भी प्रमुख केंद्र होता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपकी जनजातियों वाले जो आपका टॉपिक था वो यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद में जैसे ही 3 टॉपिक हम कवर करेंगे, वैसे ही आपके सामने लगभग 150 से 200 प्रश्न इन टॉपिक से रिलेटेड लेकर के आ जाएंगे एमसीक्यू में। उसको आप लगा लेंगे तो ये पूरा टॉपिक आपका एक साथ में क्लियर हो जाया करेगा। ठीक है, अभी देखो इंग्लिश का हमने 3 टॉपिक करवा दिए हैं। उन 3 टॉपिक के एमसीक्यू जो एपटेक ने पूछे अभी तक, वो बहुत जल्द आने वाले हैं। साइंस का भी एक टॉपिक करवा दिया है, एक आपका एमपीजी की करवा दिया। अगला कौन सा चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। अब लेकिन ये डिपेंड करता है आप कितना हेल्प करते हैं, कितना शेयर करते हैं वीडियो को, कितना लाइक करते हैं, कितना कमेंट करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोट्स जरूर ले लीजिए। नोट्स से आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी देखा था 95% लोगों का रिटन एग्जाम क्लियर हुआ था एमपी पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप से। ठीक है, तो आप भी नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए। नंबर वही है 7052547003। आप शॉर्ट्स वीडियो जाकर के देखेंगे हमारे चैनल के अंदर, आपको देखने को मिलेगा कितने लड़कों ने यहाँ पर सिलेक्शन लिया है इन सुपर नोट्स की मदद से। एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा में भी, इसके अलावा आपका जो है सुपरवाइजर में भी, और अभी आपका एमपी पुलिस का फाइनल रिजल्ट आया है, इसमें भी बहुत सारे लोगों ने सिलेक्शन लिया है। जैसे रचना नामदेव जी ओवरऑल टॉपर रैंक पे 8वें नंबर पर है और अपनी कैटेगरी में 2nd नंबर पर है। ठीक है ना, तो उन्होंने भी यहाँ से तैयारी की थी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।